सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के भूगोल विषय का पाठ 6 मानव संसाधन का आगे का प्रकरण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हम पढ़ रहे थे मानव संसाधन के बारे में कि किसी भी राष्ट्र के सबसे बड़े और अंतिम संसाधन होते हैं उस राष्ट्र के लोग। और क्योंकि लोग हैं प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों को उपयोगी बनाते हैं, महत्वपूर्ण बनाते हैं और अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। इसीलिए मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन होता है। और अन्य संसाधनों की तरह मानव संसाधन भी विश्व में समान रूप से वितरित नहीं होते, क्योंकि उनका शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग, संख्या और लक्षण में अंतर होता है। एक दूसरे से वो भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जनसंख्या का वितरण पूरी पृथ्वी पर कुछ क्षेत्र घने बसे होते हैं और कुछ क्षेत्र हैं विरले बसे होते हैं। फिर हमने महाद्वीपों के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या का देखा मानचित्र, और इसमें देखिए कि कैसे एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है और फिर उसके बाद कम और कम। इस तरह से हमने देखा कि दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका, जिसमें पूरे विश्व की 75% जनसंख्या निवास करती है। और ऐसे ही हमने 10 देशों के बारे में देखा, जिसमें पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसकी 60% जनसंख्या इन 10 देशों में रहती है। उसके बाद हमने पढ़ा जनसंख्या घनत्व के बारे में कि पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं और इसे प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से व्यक्त करते हैं कि 1 किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं वो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और ये कई कारक होते हैं। तो इनमें से पहला कारक है भौगोलिक कारक, और आगे भौगोलिक कारक के भी पहला पॉइंट है स्थलाकृति, यानी कि भूमि की आकृति कैसी है, कि वो पठारी है, पर्वतीय है या मैदानी है। तो लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये क्षेत्र खेती के लिए, विनिर्माण यानी उद्योगों के लिए, फैक्ट्री कारखानों के लिए और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। और गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत हैं वो विरल बसे हुए हैं। क्योंकि देखो, जो पर्वतीय इलाका है वहाँ रहना आसान नहीं है, इसीलिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो मैदानों में रहना पसंद करते हैं। इसके बाद दूसरा कारक है जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, इनमें रहने से बचते हैं। जैसे कि सहारा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, तो यहाँ भी बहुत कम आबादी होती है, इसलिए लोग ज़्यादा गर्म जलवायु में रहना पसंद नहीं करते। और रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से भी बचते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक ठंडे इलाके हैं। और अंटार्कटिका में तो 12 महीने बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। तो इसीलिए लोग जो जलवायु है वो भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। इसके बाद आगे है मृदा यानी मिट्टी। तो उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। अगला कारक है जल। तो देखो, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, यानी जहाँ मीठा जल आसानी से प्राप्त होता है। और विश्व की जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी नदी घाटियाँ हैं, वो घने बसे क्षेत्र हैं। और जबकि मरुस्थल हैं वो विरल जनसंख्या वाले होते हैं, क्योंकि मरुस्थल में क्या है, दूर दूर तक रेत ही रेत होती है और पानी की कमी होती है, इसीलिए मरुस्थल हैं वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके बाद है खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें, मध्य पूर्व में तेल की खोज ने
इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक आपको क्रियाकलाप है कि चित्र 6.2 को देखें और पता लगाएं कि इनमें से कितने देश एशिया में हैं और संसार के मानचित्र पर उन्हें विभिन्न रंगों से चिन्हित करें। तो देखो हम चित्र 6.2 को देखते हैं, जो हमने 10 देशों के बारे में पढ़ा था कि इनमें से जैसे सबसे पहले चीन एशिया में है, भारत एशिया में है, इंडोनेशिया एशिया के अंतर आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस और जापान, ये जो इतने देश हैं ये सब एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो देखिए हम एशिया महाद्वीप का मानचित्र देखते हैं और देखते हैं, ये देखिए कि अगर हम इस पूरे एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो इसमें कुल 48 देश आते हैं। और अब इनमें से अगर हम देखें तो ये देखिए, ये रहा जापान, ये रूस, इसके बाद है ये यहाँ पर छोटा सा आपको दिखाई देगा भारत के पास बांग्लादेश, यहाँ ये रहा बांग्लादेश, पाकिस्तान तो हमें पता ही है, ये भारत है, चीन है, इसके अलावा है इंडोनेशिया, ये नीचे यहाँ पर। तो इस तरह से ये 10 बड़े देश हैं जहाँ अधिक जनसंख्या है वो पाई जाती है। इसके बाद है भौगोलिक कारक के बाद हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी हैं। आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? जैसे औद्योगिक क्षेत्र, ये रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, यानी कि जहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे, उद्योग कारखाने लगे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो भी रोजगार के अवसर देते हैं और लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। तो जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 ऐसे ही घने बसे हुए औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसके बाद है सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, यानी कि धर्म से और संस्कृति से जुड़े हुए उनसे महत्वपूर्ण जो स्थान हैं वो भी लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे हमारे भारत में है वाराणसी, ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है, और यरूशलेम और वेटिकन सिटी, ये ऐसे ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के ही क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को वो आकर्षित करते हैं। लोग वहाँ जाकर रहते हैं क्योंकि वहाँ भी उन्हें रोजगार के कई साधन मिलते हैं। इसके बाद है तीसरा कारक सामाजिक कारक कि अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र भी अत्यधिक घने बसे होते हैं। तो उदाहरण के लिए है पुणे, यानी महाराष्ट्र के अंदर। तो जिस क्षेत्र में रहने के लिए अच्छे आवास होंगे, अच्छे मकान होंगे, अच्छे स्कूल होंगे जिससे बच्चे उनके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा प्राप्त होंगी, वहाँ भी लोग रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए एक शब्दावली है जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है कि यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, यानी कि एक व्यक्ति है वो कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, तो उन वर्षों की जो संख्या है उसे जीवन प्रत्याशा कहा गया है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन की। जनसंख्या में भी एक निश्चित अवधि के दौरान परिवर्तन आता है और उन परिवर्तनों के कारण क्या हैं इसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यानी एक जैसी नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 6.3 में भी दिखाया गया है। और ऐसा क्यों हुआ? तो पहले देखिए हम इस चित्र 6.3 को देखते हैं। ये देखिए कि आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं 1000 साल पहले, 1000 से सन 1500-1800 तक, तो कितनी है देखिए 1 अरब से भी कम जनसंख्या है। और फिर 1900 तक ये 1 अरब से ऊपर हो गई और थोड़े ही वर्षों बाद 50 वर्ष से भी कम समय में ये बढ़ कर के कितनी 2 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या हो गई। एकदम से कितना 2 गुना हो गई, 1 अरब से सीधी 2 अरब हो गई है। तो इस तरह से इसके कई कारण होते हैं।
तो अब देखिए इस चित्र के बाद हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ। मानव इतिहास की इस लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। यह भी हमने देखा था कि जब सन 1800 तक की हमने बात की तो विश्व की जनसंख्या वो धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे और सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे और इसी के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि भी बहुत कम थी। बच्चे तो बहुत जन्म लेते थे, लेकिन उनकी मृत्यु क्या है, जल्दी हो जाती थी, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाती थी। और सन 1804 में जब विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी और 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब तक पहुंच गई और इसे प्राय जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। तो देखो कि 200, 400, 1800 सालों तक तो जनसंख्या 1 अरब भी नहीं हुई और 150 वर्ष में ही वो सीधी कितनी हो गई, 3 अरब। तो देखो कितनी बढ़ गई। तो इसीलिए इसे क्या कहा, जनसंख्या विस्फोट। और 1999 में 30 वर्ष की अवधि से भी कम समय में जनसंख्या दुगनी यानी 6 अरब हो गई। तो देखो 1 अरब से 6 अरब तक होने का मुख्य कारण क्या था? तो इस वृद्धि का मुख्य कारण था कि खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर में कमी होना। अब क्या है कि इतनी जनसंख्या है, लेकिन इतनी जनसंख्या के लिए खाद्यान्न पूरा मिलता है और औषधियाँ भी उन्हें प्राप्त मिलती हैं, डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, दवाइयाँ हैं। तो इससे क्या हुआ कि मृत्यु की दर में कमी आ गई। और जबकि जन्म दर तो अभी भी बहुत अधिक रही। जन्म दर तो अभी भी वही है, ये नहीं कि बच्चों का जन्म होना कम हो गया, जन्म दर वही है, लेकिन मृत्यु दर क्या है, वो कम हो गई। इसीलिए जनसंख्या की वृद्धि में परिवर्तन हुआ। इसके बाद देखो, ये हमने अब चित्र देखा कि जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, यानी 1000 व्यक्तियों पर कितने लोग जीवित हैं। और मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, यानी 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, तो वो मृत्यु दर। और जन्म होना जन्म दर। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने और जाने को प्रवास कहते हैं। तो लोगों का आना और जाना दोनों ही प्रवास है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के ये प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के जो बीच अंतर होता है, उस अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर। और देखिए कि विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। तो ऐसा ही इस जनसंख्या के परिवर्तन का एक कारण और है प्रवास। देखो हमने पढ़ा कि प्रवास, एक देश से दूसरे देश में लोगों का आना या जाना ही प्रवास कहलाता है। तो प्रवास भी एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। तो लेकिन इससे पहले हम थोड़ा ऊपर ये चित्र देखते हैं कि मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना, वो क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि। ये देखिए पहला चित्र है जिसमें मृत्यु दर कितनी है? 2 और जन्म दर कितनी है? 5। तो अब क्या चीज़ ज़्यादा हुई? जब 5 में से 2 लोग गए तो 3 जन्म दर बची ना, तो इसीलिए जनसंख्या वृद्धि हुई। और अगर जन्म दर और मृत्यु दर का समान है, अगर ये दोनों बराबर हैं, तो जनसंख्या क्या होगी? स्थिर होगी, एक जैसी ही रहेगी। और अगर जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, तो देखो जन्म तो हो रहे हैं 2 का और मृत्यु और दर है 5 व्यक्तियों की, तो इससे क्या होगा? जनसंख्या क्या है? कम हो जाएगी और जनसंख्या में क्या होगी? कमी आ जाएगी। तो इस तरह से ये तो हुआ जनसंख्या का संतुलन। अब हम बात करते हैं प्रवास की, कि प्रवास
अन्य कारण है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन का। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। तो उत्प्रवासी तो वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, यानी अपने देश को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो उस देश में आते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो शब्दावली आपको दिखाई दे रही है, जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे हम अप्रवास कहते हैं। और उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ देता है, यानी उस स्थान को छोड़कर वो चला गया, तो वो हुआ उत्प्रवास। तो ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जहां दूसरे देशों से लोग काफ़ी संख्या में वहां गए, यानी वहां अप्रवास अधिक हुआ। और सूडान एक ऐसा देश है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने के कारण, यानी उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में काफ़ी कमी आई है। तो यानी कि सूडान देश के लोग वहाँ से उस देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए, इसीलिए वहाँ जनसंख्या है वो कम हुई है। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यानी एक देश से दूसरे देश में चले जाना। और देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। तो देखो कि सिर्फ लोग हैं वो एक देश से दूसरे देश को छोड़कर नहीं जाते। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने ही देश के अंदर, जैसे देश में कई राज्य होते हैं, हमारे भारत में भी ऐसे ही बहुत से राज्य हैं, तो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर भी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए या फिर गांवों से शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रवास है ये भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।